नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 का कलाम का फाइनल टेस्ट 4 देखेंगे, जो इस संडे को हुआ था। और इसका जो ये भाग 1 है, जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक देखेंगे। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आज आपका वो है कि भारत में धान व गेहूं की शीर्ष उत्पादकता वाला राज्य। तो शीर्ष उत्पादकता की बात हो रही है, यहां पर उत्पादन की नहीं हो रही। तो शीर्ष उत्पादकता जो है भारत में वो है पंजाब की। ठीक है, धान से मतलब अपन जो है चावल से लगा सकते हैं। ठीक है, चावल व गेहूं जो है उसकी शीर्ष उत्पादकता का मतलब है कि जो है कम एरिया में ज्यादा जो है एक प्रकार से प्रोडक्टिविटी देना। ठीक है, फिर वैसे अपन बात करें तो जो है उत्तर प्रदेश इसमें नंबर 1 आता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, 1 नंबर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन फिर है, भारत ने किस वर्ष चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर ऐसा करने वाला पहला गैर साम्यवादी देश बना। मतलब चीन के साथ राजनयिक संबंध बनाने वाला पहला गैर साम्यवादी देश भारत बना। डेट याद रखनी है, तो 1 अप्रैल 1950। कब? 1 अप्रैल 1950 को। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो है आपको ध्यान में रखने हैं। 1 अप्रैल 1950 को तो है राजनयिक संबंध हो गए स्थापित। दूसरा ध्यान रखना आपका 1954 ने जो है पंचशील समझौता हुआ था। तो सारी डेट याद रखनी है आपको। फिर उसके बाद में और डेट याद रखनी 1962, ये तो आपको पता ही होगा। जो है भारत चीन युद्ध हुआ था इस समय, भारत चीन युद्ध। ठीक है, फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बनती है 1976। क्यों इंपॉर्टेंट बनती है 1976? कि 1976 में देखो ये युद्ध हुआ था 1962 वाला। फिर जो है भारत और जो आपके चाइना है उनके बीच में राजनयिक संबंध टूट गए थे। तो 15 साल बाद, यानी 1962 के बाद 1976 में 15 साल बाद राजनयिक संबंध पुनः बहाल हुए। राजनयिक संबंध पुनः बहाल, ये आपको ध्यान में रखना है। 1976 में 15 साल बाद राजनयिक संबंध पुनः बहाल हुए। फिर आप बात करें 1988 की। 1988 में राजीव गांधी की जो है चीन यात्रा, राजीव गांधी की चीन यात्रा। बस ये आपको 4 घटना याद रखनी है। 1 अप्रैल 1950 को राजनयिक संबंध बनाने वाला प्रथम गैर साम्यवादी देश बना। 1954 पंचशील समझौता। 62 में भारत चीन युद्ध हुआ, जिसकी वजह से जो है आपका राजनीतिक संबंध जो है खत्म हो गए। फिर 1976 में वापस पुनः स्थापित हुए थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 1991 में किए गए आर्थिक सुधारों में कौन सा सुधार या कौन से सुधार संरचनात्मक सुधार के अंतर्गत किए गए? तो 1991 में आपको पता ही है भारत में उदारवाद आया था। तो इसके जो है कारण उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये 3 सुधार किए गए थे। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ज्यादा डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन इतनी बहुत ज्यादा क्लासेस हो चुकी है कि हर चीज अपन डिटेल से देख चुके हैं। ठीक है, फिर आपका जो है क्वाक्वेरली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसको वैसे क्यूएस कहते हैं शॉर्ट में, के संबंध में असत्य कथनों की या कथन की पहचान करो। अभी कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 2026 में भारत के 64 संस्थान वैश्विक सूची में सम्मिलित रहे। तो ये बिल्कुल गलत है। कितने? 54। कितने रहे हैं? 54। ठीक है, भारत 5वां सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है? तो बिल्कुल नहीं है, चौथा है। कौन सा? चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है, 54 जो है संस्थानों के साथ। फिर 2015 से 26 तक विश्वविद्यालयों की संख्या में लगभग 5 गुना वृद्धि हुई है भारत में। बिल्कुल, 2015 में जहां 11 थे, अभी कितने हो चुके हैं? 54। तो लगभग 5 गुना वृद्धि हुई है। तो ये सही है, ए और बी गलत है। तो यहां उत्तर हो जाएगा केवल ए और बी। कारण कि अपने को असत्य बताना था। अगला क्वेश्चन, नई विदेश व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य क्या है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, नई विदेश व्यापार नीति 2023 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुई थी या लागू हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्य लक्ष्य बार बार अपन देख चुके हैं, भारत के निर्यात को वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचाना। 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना जो है इसका मुख्य टारगेट है। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है ये नई विदेश नीति है, इसके 4 स्तंभ है, वो भी ध्यान रखने अपने को। पहले करवा चुका, वापस बता देता हूं। सबसे पहला है छूट के लिए प्रोत्साहन। छूट के लिए प्रोत्साहन। ठीक है, दूसरा जो है आपको ध्यान में रखना है, सहयोग के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन। सहयोग के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन।
ठीक है। तीसरा जो है वो ध्यान रखना आपको, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। और चौथा जो आपका वो है उभरते हुए क्षेत्र, उभरते हुए क्षेत्र। तो ये चार आपके स्तंभ है किसके, नई विदेश व्यापार नीति के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सेवा क्षेत्र के निर्यात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। और बहुत बार सेवा क्षेत्र की 2 क्लासेज अपन देख चुके हैं, तो डायरेक्ट उत्तर मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2016 है और फाइनेंशियल ईयर 2020 में सेवा निर्यात में वृद्धि की दर की तुलना में 2023 से 25 में वृद्धि लगभग दोगुनी 14% रही है। बिल्कुल, यहाँ से यहाँ 7% थी और यहाँ से यहाँ लगभग 14% रही है। ये बात बिल्कुल सही है, इसको आप अलग से याद कर लें। और सॉफ्टवेयर सेवाएं भारत के कुल सेवा निर्यात में सर्वाधिक 40% हिस्सेदारी रखती है। तो इसको एक तो ये ध्यान रखना है कि भारत के कुल सेवा निर्यात में सर्वाधिक हिस्सेदारी कौन रखता है, सॉफ्टवेयर सेवाएं, लगभग 40%। तो दोनों के दोनों इसमें क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फरवरी 2026 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के संबंध में असत्य कथन बताओ। जितनी भी फरवरी, मार्च और अप्रैल में विदेशी जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों की जो आपकी क्या हुई है, भारत की यात्राएं हुई है, वो मैं एक वीडियो में करवा चुका आपको, उस वीडियो को अच्छे से देख लेना आपको, ठीक है। तो आप असत्य कथन बताना है। सबसे पहले भारत फ्रांस के संबंधों को विशेष वैश्विक जो है रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत करना, बिल्कुल। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का शुभारंभ किया, बिल्कुल किया। फिर बीमा सेवाओं के सहयोग हेतु समझौता, तो ये ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है बीमा सेवा से। दूसरा सबसे मेन है होराइजन 2047 की समीक्षा हेतु विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता की शुरुआत। होराइजन 2047 क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। होराइजन जो आपका रक्षा, अंतरिक्ष और अन्य सेवाओं हेतु रोड मैप, ये आपको ध्यान में रखना है, हेतु रोड मैप है। नाम क्या है, होराइजन 2047, और ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, ध्यान में आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से गुट निरपेक्षता आंदोलन का कौन सा शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ था। तो भारत में आयोजित होने वाला शिखर सम्मेलन कौन सा है, तो 7वां 1983 में, ठीक है। अध्यक्षता किसने की इसमें, तो अध्यक्षता की इंदिरा गांधी ने। किसने की, इंदिरा गांधी ने, ठीक है। और डेट बाय चांस नहीं पूछेंगे इतनी पुरानी, फिर भी अपने को पता होना चाहिए, 17 से 12 मार्च 1983, और इसमें 101 देशों ने भाग लिया, 101 देशों ने भाग लिया था इसमें, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक जो है और याद रख सकते हो कि इस समय जो नारा दिया था वो क्या था, कि शांति, निशस्त्रीकरण, विकास व स्वाधीनता, ये नारा दिया था उस समय, ठीक है। अब जो आपका एक ध्यान में रखना है, प्रथम गुट निरपेक्ष को कहते हैं नॉन अलायंस मूवमेंट नाम, ठीक है। तो प्रथम नयम जो आपका युवा सम्मेलन हुआ था, यूथ समिट कह सकते हो अपन इसको, यूथ समिट, ये कहाँ हुआ, ये 2019 में अजरबैजान में हुआ, अजरबैजान में, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर जो है सबसे मेन जो है आपको ध्यान, एक और चीज रखनी, इधर लिख देता हूं, जो आपका 19वां नेम समिट हुआ, लास्ट जो है 19वां हुआ 2024 में, ये आपका युगांडा में हुआ था। कहां पर हुआ था, युगांडा में। और इसका जो ध्येय वाक्य था वो था, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को ग्रहण करना या करो, ये इसका नारा था, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9वां जो क्वेश्चन है, एक बात और, ये दिल्ली में हुआ था, ये भी मैं बता दूं, नई दिल्ली में हुआ था, ये नई दिल्ली में। अब जो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में भारत में सिंचाई कवरेज के संबंध में असत्य कथन बताओ। तो इसको डायरेक्ट याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट याद रखो। सबसे पहले भारत की कुल सिंचाई कवरेज 55.8% है, याद रख लेना इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर अपन बात करें बाजरा उत्पादन में सिंचाई कवरेज लगभग 15% से कम है, बिल्कुल सही बात है, याद रख लेना इसको। फिर जो है दलहन उत्पादन क्षेत्र में सिंचाई कवरेज लगभग 25% रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। फिर आपका है कि धान उत्पादन क्षेत्र में सिंचाई कवरेज लगभग 67% है, तो ये भी क्या है, सही है। अब चलते हैं आगे।
फिर है क्वेश्चन नंबर 10, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। सबसे पहले, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। फिर आपका कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख, तीसरी अनुसूची नहीं होगा यहाँ पर आपका होगा अनुच्छेद 159। क्या होगा? अनुच्छेद 159 में उल्लेखित प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करता है। तो ये आपका जो है गलत हो गया। बात सही है, मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष जो है करता है, लेकिन अनुच्छेद 159 के तहत। ठीक है, राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। फिर जो आपका है ऑप्शन 3, है केवल 35 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक ही इस पद पर नियुक्ति के पात्र हैं। तो 35 वर्ष से अधिक आयु के, तो देखो आपकी राज्यपाल की जो आपकी योग्यता होती है उसमें 35 वर्ष का हो, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है न्यूनतम 35 वर्ष का। कितना? न्यूनतम 35 वर्ष और भारत का नागरिक हो, तो केवल 35 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक ही इस पद पर नियुक्ति के पात्र हैं। तो ये जो है सही भी है, लेकिन पूरा सही नहीं है, क्योंकि न्यूनतम 35 वर्ष से अधिक आयु के जो है आपका होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर अपन सही माने, क्योंकि जो है 35 वर्ष से अधिक होता तब तो अपना ए व सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए व सी सही। अगर इसको अपन न्यूनतम केवल शब्द को गलत माने तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इसके बारे में आप कमेंट में बताएं कि क्या न्यूनतम से और यहाँ पर कोई फर्क होता है या नहीं होता। बाकी आप जो है पूरा देख चुके हैं कि जो है राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तियों के सही समूह की पहचान कीजिए जिन्हें ठीक 2 बार, मतलब सिर्फ 2 बार, ओनली 2 बार, ठीक, ओनली 2 टाइम्स के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वसुंधरा राजे ने कितनी बार ली थी? 2 बार। वसुंधरा राजे 2 बार ली थी, लेकिन हरिदेव जोशी ने 3 बार शपथ ली थी। ठीक है, फिर बात करें अपन जो है आगे देखो, शिवचरण माथुर ने जो है आपकी कितनी बार ली? 2 बार। शिवचरण माथुर ने 2 बार ली। जगन्नाथ पहाड़िया ने 1 ही बार ली। ठीक है, जयनारायण व्यास वैसे मनोनीत और जो है दोनों थे, लेकिन वैसे शपथ 1 ही बार ली थी, निर्वाचित 1 ही बार हुए थे। शिवचरण माथुर वापस आगे 2 बार ली। ठीक है, हरिदेव जोशी जो आपके इन्होंने, सॉरी जयनारायण व्यास 2 बार हो गई, 2 बार, सॉरी, क्योंकि 1 बार जो है मनोनीत भी तो थी, ये 2 बार शपथ ली, 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, और हरिदेव जोशी ने 3 बार ली और जयनारायण व्यास ने जो है 2 बार ली। तो यहाँ पर सही कौन सी है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जयनारायण व्यास की 2 बार काउंट होगी। तो देखो 4 बार वाले एकमात्र कौन है? 4 बार वाले मोहनलाल सुखाड़िया, इन्होंने 4 बार ली थी। ठीक है, फिर बात करें 3 बार वाले, तो 3 बार में 3 नाम आते हैं। ठीक है, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह और अशोक गहलोत। ठीक है, 2 बार वाले में भी 3 नाम आते हैं। 2 बार वाले में 2 तो ये हो गए जयनारायण व्यास, शिवचरण माथुर, इसके अलावा जो है कौन सी हो गई? वसुंधरा राजे। भजन जी के आने के बाद में जो है इन्होंने 1 कम कर दी। भजन लाल जी का नाम निकाला था, चौंक गई थी ये, क्योंकि तीसरी बार शपथ ये भी लेकर इसमें नाम जुड़ाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी बनता है अच्छा बनता है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, विधानसभा अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले को पहले चरण में मत देने का अधिकार नहीं है। मतलब विधानसभा अध्यक्ष जो होता है उसको पहले चरण में जो है मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन बराबर मत रहने पर जो है निर्णायक मत देगा वो। ठीक है, जो भी वहां पर कुर्सी पर बैठा होगा, चाहे अध्यक्ष हो या कोई और बैठा हो। निर्णायक मत का उल्लेखित किस अनुच्छेद में उल्लेख जो है? निर्णायक मत का उल्लेख 189(1) में, जब दोनों बराबर मत हो जाते हैं तो अध्यक्ष या उस पद पर बैठा व्यक्ति निर्णायक मत देता है 189(1) के तहत। फिर असुमेलित को छांटिए। ठीक है, सबसे पहले अनुच्छेद 221 ये क्या कहता है? न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते और पेंशन। बिल्कुल सही है, तो डायरेक्ट यहां से याद कर लेना कि अनुच्छेद 221 जो है न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन। अनुच्छेद 222 न्यायाधीशों का अंतरण। ठीक है, अनुच्छेद 224 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की शक्ति, तो ये अनुच्छेद 223 है। कौन सा अनुच्छेद? 223 के अंतर्गत है ये। तो ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब चलते आगे। अनुच्छेद 224 क्या कहता है? अनुच्छेद 224 जो है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, यह बात कहता है
कौन कहता है ये बात? अनुच्छेद 224। तो यह अनुच्छेद 223 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की शक्तियों के बारे में। पहले कार्यकारी लगाओगे तभी तो शक्तियों की बात करेंगे। फिर अनुच्छेद 226 क्या कहता है? कुछ जो है रिट जो है निकालने की उच्च न्यायालय की शक्तियां। ठीक है, रिट की शक्ति 226 में आती है। अब चलते हैं क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, संविधान की 11वीं अनुसूची। संविधान की 11वीं अनुसूची आपकी पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, और इसके अंदर टोटल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29। और जो 12वीं अनुसूची है आपकी, कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची जो है आपकी, ये जो है नगर निकायों से संबंधित है। नगर निकाय। ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ 18 विषय हैं, ध्यान में रखना। नगर निकायों के पास 18 विषय हैं, पंचायत के पास 29 विषय हैं। अब इन 29 विषयों को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा आपको जो है ये क्वेश्चन हार्ड की श्रेणी में ही मानेंगे अपन, क्योंकि 29 विषय किसको याद रहते हैं? तो यहाँ जो उत्तर होगा इसका आपका कि दुर्बल वर्ग, जिसमें आपके SC ST भी साथ में है, अनुसूचित जाति जनजाति दुर्बल वर्गों का कल्याण करना जो है ये इस विषय में सम्मिलित है। बिल्कुल आर्थिक और सामाजिक विकास योजना बनाना पंचायत का काम नहीं है, और जन्म मरण सांख्यिकी भी इसका काम नहीं है। ठीक है, तो यहां केवल एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान लोक सेवा आयोग का ध्येय वाक्य क्या है? ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC का ध्येय वाक्य क्या है? तो ये आपका निर्विकम निष्पक्षम च उच्चतम चयनम, ये इसका क्या है? ध्येय वाक्य है। इसके अलावा जो आपका लोगो होता है, इसके अंदर आपका राजस्थान का मैप है, आपका राजस्थान मानचित्र है, राजस्थान मानचित्र है, प्लस अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ है, और अशोक स्तंभ है तो इसके अंदर क्या है? सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। ये जो है क्या लिखा हुआ है? लोगो के अंदर जो आपका RPSC का जो लोगो है उसके अंदर। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही है? धन विधेयक के संबंध में सही कौन सा है वो बताना है। धन विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा में रखा जाता है। सबसे पहले देखो, धन विधेयक जो है ये राज्यपाल की पूर्व सहमति इस पर जरूरी है। राज्यपाल की पूर्व अनुमति ली जाती है इसमें, पूर्व अनुमति। और इसके बाद में जो है आपका धन विधेयक हमेशा जो है पहले विधानसभा में रखा जाता है। विधानसभा में मतलब कि विधानसभा और विधान परिषद अगर 2 सदन है ना, तो हमेशा विधानसभा में ही रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? विधानसभा में। ठीक है, विधानसभा से जब ये सही है, विधानसभा से पास होने के बाद में विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, और 14 दिन के बाद वापस जो है भेज सकती है। और वापस अगर 14 दिन में अगर जो सॉल्यूशन सलाह दी है वो उस पर काम अगर विधानसभा करे तो करे, वरना नहीं करे, और फिर स्वतः पारित मान लिया जाएगा, तो ये क्या है? गलत। फिर धन विधेयक विधानसभा के किसी भी सदस्य द्वारा जो है पूरे स्थापित किया जा सकता है, तो ये भी गलत है। केवल मंत्री द्वारा ही किया जा सकता है, केवल मंत्री द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है? सरकारी विधेयक होता है। तो सरकारी विधेयक होने के कारण कोई सदस्य नहीं कर सकता, सिर्फ मंत्री कर सकता है। फिर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य जो है राज्य विधानसभा अध्यक्ष करता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये A व D इसमें क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन बोल रहा है, सॉरी 17वां रह गया। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में सत्य कथन बताना है। ये एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक अलग होता है जिसका संविधान में उल्लेख होता है, ये संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल, इसका गठन 15 मई 1999 को किया गया। बिल्कुल, आयोग के प्रथम अध्यक्ष कांता खतूरिया थी। बिल्कुल, पिछली जो अपनी क्लास हुई थी फाइनल 4 वाली, प्री सेकंड ग्रेड वाली, ठीक है, प्री सेकंड ग्रेड, उसमें मैंने पूरा करवा दिया महिला आयोग के बारे में। ये एक बाध्यकारी संस्था, ये गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सलाहकारी संस्था है। क्या है? सलाहकारी संस्था, ना कि बाध्यकारी। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो यहां पर जो है आपने को असत्य कथन बताना था ये, ठीक है, ये गलत है, क्वेश्चन गलत है। असत्य इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बाकी तो क्या है? सत्य है। ठीक है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था इसमें, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, राज्य महिला आयोग के संबंध में निम्न में से असत्य, क्योंकि सत्य तो ऊपर वाले तीनों हैं। फिर असत्य कथन है। कौन सा असत्य कथन है वो बताना है। सबसे पहले, पंचायती राज संस्थाओं हेतु भाग 9 के अनुच्छेद 243I के तहत वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। तो 243I के तहत आपके वित्त आयोग के गठन का तो बिल्कुल प्रावधान है, लेकिन भाग 9 के तहत है, 9 के तहत नहीं है। 9 जो है वो नगर निकायों से संबंधित है।
नगर निकाय सिर्फ भाग 9, तो ये गलत हो गया इसके कारण। फिर राजस्थान के 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी हैं, बिल्कुल हैं, बहुत बार मैं करवा चुका आपको। फिर आपका है 7वें वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2031 तक है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ 2026 लिखा हुआ है। फिर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है और टाटा राज्यपाल है, तो ये उल्टा लिख दिया, तो ये भी क्या है, गलत है। तो केवल बी सही है, अपने को असत्य बताना था, तो असत्य ACD तीनों असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लोकायुक्त राजस्थान के कार्य क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कर लेते हैं। सबसे पहले फिर सही कूट का चयन करना। लोकायुक्त संस्था द्वारा स्थानीय प्राधिकरण के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों के विरुद्ध शिकायत की जांच की जाती है। बिल्कुल, लोकायुक्त की अलग से क्लास डाल रखी है, मैंने बता रखा है। वहां पर जो भी आपके नगरीय निकाय स्थानीय प्राधिकरण के, उनके जैसे नगर निगम के जो है महापौर है, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, वो सारे के सारों की शिकायतों की जांच की जा सकती है। इसमें 5 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती, ये बात भी बिल्कुल सही है, ये डी नहीं है, सी है। फिर है सेवानिवृत्त लोक सेवक के विरुद्ध इस संस्थान में शिकायत नहीं की जा सकती, ये भी सही है। कोई भी अगर सेवानिवृत्त हो चुका है तो फिर आप जो है उस पर जो है शिकायत नहीं कर सकते। पहले से चल रही है फिर सेवानिवृत्त हो गया वो अलग बात है, लेकिन नई शिकायत नहीं कर सकते। तो तीनों के तीनों क्या है इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर 1। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे, पिछली बार एक 1919 भारत शासन अधिनियम का क्वेश्चन था और उन्होंने कमेंट किया, 2-3 कमेंट आ चुके थे और आज भी आ सकते हैं। तो मैं पहले बता दूं कि 1919 भारत शासन अधिनियम और 1935 भारत शासन अधिनियम, ये दोनों टॉपिक थे अपने पिछली बार, ठीक है। इस बार इनका उल्लेख नहीं है, लेकिन ये जो भारत का संवैधानिक विकास है ना, उसके अंतर्गत ये टॉपिक आज भी है, मर्ज हो गए, डिलीट नहीं हुए, हटे नहीं है, ये टॉपिक अभी भी है। ये अधिनियम प्रस्तावना विहीन था, इसमें कोई प्रस्तावना नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। इसमें कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे, बिल्कुल सही। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, बिल्कुल, प्रांतों में स्वायत्त शासन। फिर इस अधिनियम के तहत 6 प्रांतों में द्विसदन विधानमंडल स्थापित किया गया, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। टोटल 11 थे, 11 में से 6 में किया गया द्विसदन, जिसमें 3 वैसे नाम याद रखो, बंबई, बिहार और बंगाल, 3 तो ये हो गए नाम, ब। अब बचे हुए 3 नाम में देखो, चौथा मद्रास, 5वां असम और 6ठा संयुक्त प्रांत। इन 6 प्रांतों में द्विसदन की व्यवस्था की गई। तो ये 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर 21 से जो है 40 तक अगले क्लास में देखेंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।